गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका कि नाम क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी स्पेसिफिक क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट ब्लड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में डिस्कस करने से पहले स्टडी ऑफ ब्लड पढ़ना चाहिए हमें। क्या पढ़ना चाहिए? स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, सिंपल कह सकते हैं स्टडी ऑफ ब्लड को। क्या कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड को? स्टडी ऑफ ब्लड को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी। क्लियर है? अगली चीज़ और क्या पढ़ सकते हैं? अब हमने कार्डियोवास्कुलो बोला, ठीक है, तो वास्कुलर सिस्टम में पहला तो ब्लड आ गया। और क्या यूज़ करते हैं हम? हार्ट। कोई एक तो होता है हमारा हार्ट, ठीक है, एक हो गई वेसल और एक हो गया, इन दोनों के अलावा क्या आता है? ब्लड। तो तीन चीज़ें आती है ना। तो हार्ट तो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली आगे, अभी हम वास्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ वेसल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वेसल्स को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ वेसल्स कहलाती है आपकी एंजियोलॉजी। क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी। क्लियर है? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ब्लड को शुरू करने से पहले बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ। अब एक और चीज़ पूछी जाती है, फादर ऑफ हिमेटोलॉजी। क्या पूछा जाता है? फादर ऑफ हिमेटोलॉजी और फादर ऑफ एंजियोलॉजी, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर है? आज मैं बहुत धीरे और लिख के ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मेरे को कि बहुत रफली लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं सही लिख पाऊँ। ऐसा हो नहीं पाता, मैं थोड़ी देर बाद फिर से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाएगा मेरे लिखने में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हिमेटोलॉजी के फादर की। तो विलियम ह्यूसन के नाम से जाना जाता है उनको। किस नाम से? विलियम ह्यूसन के नाम से जाना जाता है। विलियम ह्यूसन को कहा जाता है फादर ऑफ हिमेटोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे बोलते हैं फिर? इनका नाम भी विलियम है, बहुत लोग विलियम है, ठीक है। तो इनका नाम ह्यूसन था, HEW, और इनका नाम है हार्वे, विलियम हार्वे, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमें पता लग गई है। क्या क्या चीज़ें हमने बोला? स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी बोलते हैं, वेसल्स को एंजियोलॉजी बोलते हैं। हिमेटोलॉजी के फादर विलियम ह्यूसन है और एंजियोलॉजी के फादर विलियम हार्वे हैं। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ना है? और अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं ब्लड के? क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या होंगे? एक्चुअली मैं बहुत तेज इस वजह से लिखता था कि नोट्स पूरे हो जाएं, ठीक है। नोट्स पूरे हो जाएं और आप लोग होशियार हो तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है अगर मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ लिखाऊँ। मेरा तो फ़ायदा है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जब बहुत तेज़ करवाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं, ठीक, क्योंकि विदाउट नोट्स और सारी चीज़ों के थोड़ा सा टिपिकल रहता है, ठीक। तो अब आता है कि अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो नो फन टू टेलिंग दैट कि ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत बचकाना क्वेश्चन है। 6, 7, 8 उससे भी नीचे 4th में हम पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो बहुत सारे लोग इसको अपने फेसबुक पेज में और बाकी जगह भी डाल देते हैं, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये सबको पता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, ठीक। और दूसरी चीज़, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो पीएच बताओ इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होता है एल्कलाइन। क्या होता है?
एल्केलाइन। अब एल्केलाइन कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। स्लाइटली एल्केलाइन क्यों होता है? क्योंकि जो इसका नॉर्मल जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.35 से 7.45, ये इसका नॉर्मल पीएच है। तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इसीलिए इसको स्लाइटली एल्केलाइन बोला जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है अब इसका कलर। अब कलर कैसा होता है? तो ब्लड तो हमारे पास दो है, एक है वेन्स में और एक है आर्टरी में, ठीक है। अब वेन्स में कौन सा ब्लड है और आर्टरी में कौन सा ब्लड है? वेन्स में हमेशा कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसमें कौन सा रहता है? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गया? आप इसको पूरा पूरा लिखें, ठीक है। अब वेन्स में जो ब्लड दिखता है आपको कैसे कलर का दिखता है? कैसे कलर का दिखता है? ब्लू कलर का। कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। लेकिन सर तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डार्क लिख रहे हैं ना। वेन्स में जो कलर होता है डार्क रेड कलर का होता है, आर्टरी में जो कलर होता है ब्राइट रेड कलर का होता है। इसको अच्छे से देख लें, ये पिछले किसी एग्जाम में आया हुआ है कि वेन्स में कौन सा कलर रहता है, ठीक है। और आपको ऑप्शंस वहाँ पे ब्लू भी मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ब्लू भी मिलेगा। हमें दिखती है ना ब्लू। अब क्यों दिखती है? इसका कारण, ठीक है। मोस्टली इसका जो बहुत सारे आप फेसबुक पे किसी पे भी मतलब सर्च करोगे गूगल पे और बाकी सर्च इंजन्स पे तो आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे, लेकिन जो मेरे को इसका अप्रोप्रिएट लगा वो ये है कि जो बहुत सारे कलर होते हैं हमारी स्किन के नीचे, ठीक है। जो डार्क रेड कलर है, जब उस पर फिजिक्स का आंसर है इसका कि उस पर जब ऊपर से सनलाइट पड़ती है तो वो केवल एक ही कलर रिफ्लेक्ट कर पाता है, वो कलर होता है ब्लू। इस वजह से हमें क्या दिखती है? वेन्स ब्लू कलर की दिखती हैं, ऐसा कहा जाता है। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं पता है या किसी ने नहीं बताया है, ठीक है। डिस्कशन का मैटर है, लेकिन एक ही आंसर जो मुझे लगा इसका कि जो भी हमारी जो लाइट है वो केवल ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर पाती, ब्लू कलर को ही शो कर पाती है, ऑब्जर्व कर पाती है, इसीलिए हमें ब्लू कलर दिखता है। लेकिन होता कैसा कलर है? डार्क रेड कलर होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में? अब ये हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? कितना होता है? 7 to 8% टोटल बॉडी वेट का, ठीक है। 7 to 8% माना जाता है कि इतना मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? तो इतनी चीज़ें आज की आपको समझ में आ गई होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए होंगे 3-4 समझ में। अब एक और बात करेंगे, इन सबको कर देते हैं डिलीट। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे, बहुत धीरे चल रहे हैं आज हम, ठीक है, लेकिन ये अच्छे से समझ जाते हैं। अब हम एक और चीज़ की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? कि क्या क्या चीज़ें कैसे, हाँ, ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर मैं ब्लड ना लिखूँ यहाँ पे मैं सर्कुलेशन लिखूँ तब भी तो वही है। ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेशन है उसको बोला जाता है क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड सिस्टम। ये नीट के एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ओपन भी दिया होगा। एक्चुअली इसे क्लोज क्यों बोलते हैं? सपोज आपके हार्ट से अरोटा निकला, ठीक है, ओटा के बाद बहुत सारी आर्टरीज निकल गई, ठीक है। इन आर्टरीज के बाद भी एक को ले लेते हैं, ये कैपिलरीज निकल गई। अब ये कैपिलरीज किसके अंदर होती है? ऑर्गन के अंदर होती हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गन है, वहाँ तक तो आर्टरी जाती है, ऑर्गन के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज जाएंगी, आर्टरी से टूट के क्या जाएंगी? छोटी छोटी कैपिलरीज जाएंगी। अब ये कैपिलरीज क्या क्या करती हैं? सपोज यहाँ पे सेल है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? यहाँ से इसके साइड से निकल जाती हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर्टरी लेके आई और उसने यहाँ से ब्लड पूरे सेल को दे दिया। क्लियर है? ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए क्लोज्ड सिस्टम बोला जाता है। क्लोज्ड सिस्टम होने के का क्या कारण है और क्यों बोलते हैं? पहला तो इस वजह से बोलते हैं कि ये पूरे के पूरे वेन्स में रहता है, क्लोज सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि पूरा ओपन हो जाता है, कहीं पे भी ओपन नहीं होता। दूसरा कारण क्यों होता है, क्यों इसको केवल हमको एक पाइप्स में, वेसल्स में रखने की ज़रूरत पड़ी? उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि अगर सपोज आपको मैंने एक पानी का ग्लास दिया और आपने उसे फ्लोर पे डाल दिया, ठीक है, फ्लोर पे डाल दिया तो ऐसा फैल जाएगा वो, ठीक। अब अगर आप उसको एक पर्टिकुलर पाइप से करेंगे, पाइप के थ्रू मैं उसको डालूंगा तो मेरे को वो जहाँ जहाँ चाहिए होगा
जैसे मुझे अपर साइड पे चाहिए, मेरे ब्रेन पे चाहिए, ठीक है, तो मेरे ब्रेन में पहुंच जाएगा, ये मेरे हार्ट से पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से सपोज ये पाइप ना हो, ये वेसल्स ना हो और केवल ऐसे ही यहाँ से पंप कर दूँ तो ये क्या यहाँ तक जा पाएगा? बाई चांस चले भी गया तो क्या होगा, इसकी स्पीड कैसी होगी? बहुत ही स्लो होगी, ठीक है। तो क्या होगा, बीपी को मेंटेन करने के लिए हमें क्लोज्ड सिस्टम चाहिए होता है, ठीक। क्लोज सिस्टम मतलब समझ गए कि इसमें जो भी ब्लड बहेगा या जो भी फ्लो करेगा वो कैसे करेगा, वो एक विंड जो वेसल्स हैं उनके अंदर से करेगा। अब मैंने बोला ये ऑर्गन है, इसके अंदर ये सेल है, अब यहाँ पे तक आर्टरी आई, यहाँ से कैपिलरीज निकल गई बहुत सारी। अब मैंने बोला सेल्स के अंदर डायरेक्टली तो देती नहीं है, तो देती कैसे है? तो अब मैंने एक सेल निकाल ली बाहर, अब ये बना दी मैंने आर्टरियोल्स या कैपिलरीज जिसको बोल सकते हो आप। अब ये कैसे निकालती है, ठीक है। अब जो इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट। ये क्या करती है, यहाँ से कुछ फ्लूइड निकाल देती है, यहाँ से कुछ इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिनकी जो मेम्ब्रेन होती है वेसल्स की, एंडोथेलियम होती है जो, वो क्या होती है, परमेबल होती है, तो क्या करती है, फ्लूइड को रिलीज कर देती है। फ्लूइड मतलब जो भी उसमें फ्लूइड कंटेंट है, ठीक है, उस फ्लूइड कंटेंट को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, वहाँ से सेल उसको अब्जॉर्ब कर लेगी ऐसे, ठीक है। अब अब्जॉर्ब कर लिया सेल ने, तो अब क्या करेगी सेल, अब जैसे ये यहाँ से निकल गए तो फिर ये क्या करेगी, यहीं से अपना जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें डाल देगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डालेगी तो फिर ये कैसे हो जाएगी, यहाँ से ये बन जाएगी आपकी वेन्यूल्स। क्या बन जाएगी, वेन्यूल्स, और यहाँ से निकल जाएगी वेन के फॉर्म में। क्लियर हो गया। इसको अभी हम और थोड़े से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि क्लोज्ड सिस्टम है हमारा, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, वो कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम ये आपको समझा देंगे कि कैसे होता है। मैंने ये बोला है सेल है तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, और इनमें से रिलीज होगा, ये मेम्ब्रेन अपने आप ही रिलीज कर लेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा ब्लड इसको दे देगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेसल्स में से कुछ चीज़ें रिलीज हो जाती हैं जिसको फ्लूइड बोलते हैं, और जो फ्लूइड या प्लाज्मा किस कलर का होता है, किस कलर का होता है प्लाज्मा, येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का। अभी हम इसको और पढ़ने वाले हैं अच्छे से डिटेल से। बहुत सारे मैंने क्लोज सिस्टम की बात करी यहाँ पे, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ओपन सिस्टम भी रहता है, जैसे कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच में कैसा सिस्टम रहता है, ओपन सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉकरोच की बात क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। रेलवे 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि आपके फिश से रिलेटेड आया था, फिश से रिलेटेड एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 11th और 12th से। क्लियर है, तो ये रेलवे का एग्जाम था। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, क्लोज सिस्टम पढ़ लिया हमने, अब हम बात करते हैं इस ब्लड की। ये ब्लड बना किस चीज़ से है, तो हम सभी को पता है कि ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना रहता है। एक तो होता है प्लाज्मा, जिसको आप फ्लूइड बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। अब ये प्लाज्मा ज़्यादा होता है और ब्लड सेल कम होती हैं, लेकिन ऐसा प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड है, लेकिन फ्लूइड इतना ज़्यादा भी नहीं होता। केवल कितना ज़्यादा होता है, केवल 10% ज़्यादा होता है इससे। ये 45 ब्लड सेल्स हमारी 45% रहती हैं, और उसमें जो फ्लूइड रहता है वो कितना रहता है, 55%। अब इसी प्लाज्मा की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये प्लाज्मा किस कलर का रहता है, येलो कलर का रहेगा। किस कलर का रहेगा, या तो येलो कलर बोलते हैं उसको, या बोलते हैं स्ट्रॉ कलर, ठीक है। स्ट्रॉ कलर का क्या रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के बारे में क्या खास बात है, पहली चीज़ हमने बोल दी क्या है, कलर बता दिया, इसका परसेंटेज बता दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जो प्लाज्मा बना रहा है वो क्या बना रहा है, वाटर। कितना, 91 से 92% तक हमारा बनाता है क्या, वाटर। वाटर ही वाटर होता है प्लाज्मा में। क्लियर है। जो बाकी का बचा हुआ 6 से 7% है, ये क्या होता है, ये होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। और जो आधे से 1% तक बच गया, जिसको हम गिनते भी नहीं है, उसमें क्या 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 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाती हैं गैस, जो बहुत सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ आ जाते हैं न्यूट्रिएंट, विटामिन्स वगैरह, आयंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कितने % में आती है हमारी,
0 से लेके 1% तक में आ जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको प्लाज्मा के अंदर पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा 3 चीज़ों से मिलके बनी रहती है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वाटर रहेगा उसमें, तभी तो फ्लूइड है। फिर प्रोटीन रहेगा थोड़ा बहुत, और गैस और न्यूट्रिएंट वगैरह रहेंगी। अब मुझे ये दो तीन चीज़ें तो समझ में आ गई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। कैसे? अभी वही आपको भी समझ में आएंगी कैसे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ चलो फ्लूइड के लिए तो वाटर ही काफ़ी था, फिर इनको क्यों? अब देखो गैस और न्यूट्रिएंट आयंस तो आने जरूरी है भैया, वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, उनका तो काम है। अब ये प्रोटीन क्यों फिर एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा प्रोटीन को हमने इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों दी है यहाँ पे इस प्लाज्मा में? ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम सेल्स देख लेते हैं। सेल्स हमें सिंपल सा पता है कौन सी होती हैं? आरबीसी जिनको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिनको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट ही बोलते हैं। इनके दूसरे नाम भी होते हैं। आरबीसी का नाम इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। क्या क्या? फिर से इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इन प्लाज्मा के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। अब मैंने बोला प्लाज्मा, कितना % बताया था प्लाज्मा? 55% मैंने बोला कि प्लाज्मा है। प्लाज्मा में अभी मैंने कितना % क्या बताया था? सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? मैंने बताया था वाटर होता है। कितना %? यहाँ पे लिख देता हूँ 92% अप्रॉक्स। ये हो गया हमारा वाटर। तो इसमें तो हमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रोटीन। ये पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि प्रोटीन इसमें रहते हैं 3 तरीके के। पहला आपने सुना होगा एल्बुमिन, दूसरा आपने सुना होगा ग्लोब्युलिन, और तीसरा आपने सुना होगा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा होता है इसमें से। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, अगर 100 प्रोटीन है तो उसमें से 54% के अप्रॉक्स हमारा एल्बुमिन होगा। मतलब हम ये कहें कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है एल्बुमिन। और सबसे कम क्या पाया जाता है? तो उसकी बात करेंगे हम। सबसे कम क्या पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हम फिब्रिनोजन। ठीक है, तो ये होता है हमारा 38% के आसपास ग्लोबुलिन बीच का, और फिब्रिनोजन कितना बचा? 54, 38, मतलब 7 से 8% के अप्रॉक्स हमारा क्या बच गया? फिब्रिनोजन बच गया। तो प्रोटीन होते हैं ये हमारे 3। अब इस एल्बुमिन का काम क्या है? ध्यान से देखो, मैंने बोला है प्लाज्मा के अंदर होता है, मतलब ब्लड सेल्स के अंदर होता है। ये वेसल्स है, वेसल्स के अंदर होता होगा। ठीक है, वेसल्स के अंदर हमने पहले ये बना दी। ये आरबीसी हो गई। ठीक है, डब्ल्यूबीसी तो लिक्विड कलर की होती हैं, दिखती नहीं है, छोड़ दो उसको। और बाकी सारी चीज़ें, ब्लड हो गया, समझ लो इसको, सिंपल, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एल्बुमिन का क्या काम है। अब ये एल्बुमिन को मैंने ये बना दिया। ठीक है, प्लस प्लस से एल्बुमिन बोल दिया मैंने यहाँ पे। ये एल्बुमिन प्रोटीन है। इसका क्या काम है? अब मैंने ये बोला था कि जैसे सेल के पास जाएगा, ठीक है, सेल के पास जाएगा तो सारा फ्लूइड, अपना जो फ्लूइड होगा वो इसमें डाल देगा, मतलब यहाँ पे छोड़ देगा सारा बाहर। फ्लूइड छोड़ेगा, प्रोटीन नहीं छोड़ेगा। प्रोटीन नहीं छोड़ेगा, केवल क्या, जो इसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ है उसको रिलीज़ करेगा। ठीक है, प्लाज्मा और सेल्स में से जो फ्लूइड है उसको रिलीज़ करेगा। ये जो प्रोटीन है ये नहीं आएगा सेल्स के लिए। ठीक है, वेसल्स के अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है इस वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड आ रहा है, ये सेमी परमेबल ट्रांसपेरेंट जो भी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो भी फ्लूइड आ रहा है उसका एक निश्चित अमाउंट हो, एक जो लिमिटेड अमाउंट में वो आए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा फ्लूइड ही खाली हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है सारा का सारा फ्लूइड ही आ गया यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस में, सेल्स भर गई, पूरी एडिमा हो गया, होता भी है ऐसा। जब इस एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, जब ये एल्बुमिन यहाँ सपोज कम हो गया, 1-2 ही बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है। मतलब ये एल्बुमिन का काम है, ये फ्लूइड को रिटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? रिटेन करके रखता है वेसल्स में। ठीक है, फ्लूइड को रिटेन करने का काम रहता है किसका? इस एल्बुमिन का। इसी को बोलते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये एल्बुमिन हमारे बॉडी के अंदर
जो वेसल्स हैं, सेल्स हैं, उनमें क्या बना के रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, सपोज ये वेसल्स है तो वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो अंदर की तरफ आएगा, ना कि बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही होता क्या है, कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड अगर बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत फ्लूइड बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, बाहर की साइड आ जाता है। ठीक है, बाहर की साइड आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिमा देखने को मिलता है हमको। क्लियर है? वो कब होता है, जब एल्बुमिन कम हो या ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो अब ये जो फ्लूइड अंदर को जा रहा था ये कहाँ को आ जाएगा, पूरा का पूरा बाहर को लीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये कर रहा था हमारा काम एल्बुमिन। अब बात करते हैं ग्लोबुलिन की। किसकी बात करते हैं, ग्लोबुलिन की। तो ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, 3 तरीके की सेल्स होती हैं वैसे। एक होती है अल्फा सेल्स, एक ग्लोबुलिन के अंदर 3 तरीके की, एक होता है बीटा ग्लोबुलिन और एक होते हैं गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन का काम होता है इसमें स्पेसिफिक। अब ये एल्बुमिन बनाता कौन है, एल्बुमिन को बनाता है लीवर। ठीक है, अब ये ग्लोबुलिन को कौन बनाता है, इसको बनाती है हमारे जो WBCs होती है ना, WBCs ही इस ग्लोबुलिन को बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं ब्लड के अंदर ही सेल्स हैं। क्लियर हो गया? अब ये ग्लोबुलिन का काम क्या होगा, अरे सिंपल सा काम है इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का। क्या बनाने का, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का काम है। जैसे IgA, जैसे IgE, जैसे IgM, जैसे IgG, जैसे IgD, इतने ही होते हैं ना, तो मेन यही होते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन कौन बनाता है, हमारा ग्लोबुलिन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किस में, ग्लोबुलिन का क्या किस में पार्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, वही बनाता है। क्या बनाता है, ग्लोबुलिन, तभी उनका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, या उनको एंटीबॉडी भी बोला जाता है, ये आप सीधे सीधे लिख सकते हो एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? अब ये पता चल गया हमको ग्लोबुलिन के बारे में। अब बात करते हैं फिब्रिनोजन के बारे में। किसके बारे में, फिब्रिनोजन। ये सबसे कम पाया जाता है और ये भी कहाँ पे बनता है, ये भी बनता है हमारा लीवर के अंदर। लीवर ही बनाता है फिब्रिनोजन को भी। ठीक है, अब ये फिब्रिनोजन का काम सिंपल सा होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करने का। जैसे कहीं पे कट लग गया और ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करने का काम कौन करेगा, ये करेगा फिब्रिनोजन। क्लियर हो गया? तो ये बात तो थी हमारे प्रोटीन के बारे में। ठीक, अब हमारा हमने मेन चीज़ प्लाज्मा हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्लाज्मा में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की नहीं थी। हमने पढ़ा था वाटर, वाटर के बाद पढ़ा था क्या, वाटर से मिलके बनता है और प्रोटीन से मिलके बनता है और न्यूट्रिश गैस से बनता है हमारा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा हमारा हो गया, हमने अप्रोक्सीमेटली इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम फिब्रिनोजन को अभी जब हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हमको पता लगेगा। लेकिन उससे पहले अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। किसकी, ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स में बहुत बच्चों को कल कन्फ्यूज़न था या कन्फ्यूज़न होता है, किस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले RBC, मैंने RBC को बोला क्या, RBC को मैंने बोला कि ये होती है रेड ब्लड सेल्स या इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। फिर मैंने दूसरी चीज़ बोली WBC, इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने बोला प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स को मैंने बोला थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आज के बाद ये तीनों चीज़ें भूली नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी है लेकिन दिक्कत करती हैं। ठीक है, आगे हम तभी जा सकते हैं जब ये तीनों चीज़ें हमको याद होंगी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब मैंने सबसे ज़्यादा बोला था कितना होता है ब्लड सेल्स, कितना होते हैं 45%। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बता देता हूँ। ठीक है, ये 45% में से जो 99% है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 44% से भी ज़्यादा, इस 45 में से 44, और इन तीनों का अगर मैं 100% बनाऊँ ऐसे, तो जो ज़्यादातर अमाउंट जो कैरी करता है ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये हमारा RBC का है। और जो ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है ये ब्लैक वाला जिसको बना रहा हूँ मैं 1%, ये हमारा है क्या, WBC। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि WBC ज़्यादा होते होंगे। ठीक है, तो WBC का जो परसेंटेज है वो 1% है।
ठीक है। और जो प्लेटलेट्स है वो तो 1 से भी कम है, 0.5% बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो 99% जो बनाता है हमारा, ये 0.5% का मतलब है 1 तक भी हो सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो 99 100.5 हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा समझने का मतलब ये है कि अगर 45 हमारे पास ब्लड सेल्स हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन होगा, आरबीसी होगा, ठीक है। कितना होगा, 99%, मतलब समझ सकते हैं आप सबसे ज़्यादा आरबीसी कितनी ज़्यादा है। इसीलिए ब्लड का ये कलर कैसा कर देती हैं, अपने जैसा कर देती हैं। नहीं तो ल्यूकोसाइड भी है, ल्यूकोसाइड को वाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है, एक्चुअली ये होती कलरलेस हैं। कैसे होती है, कलरलेस। लेकिन अब ऐसा बोलेंगे कि कलरलेस ब्लड सेल्स तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो हम इसलिए इसको बोल देते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अगले बात करते हैं हम किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये सबसे कम होती हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ इसके बारे में साथ साथ ही बात कर लेते हैं कि इनका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। वाइवा में पूछा जाता है छोटे छोटे बीएससी फर्स्ट ईयर्स के एग्जाम्स में, आरबीसी टोटल कितनी होती हैं। अब आरबीसी कितनी होती है, मैंने कितना बताया, सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है भाई, 5.5 मिलियन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी। अब बताओ फिर डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी बताएंगे आप लोग, मुझे नहीं आती, ठीक है। 1.5 से लेके 3 लाख तक हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, 8 से लेके 10,000 तक हमारे क्या होते हैं, थाउजेंड्स में। ये हमारे नॉर्मल क्या, डब्ल्यूबीसी। अब आप सोच रहे होंगे कि 5.5 मिलियन क्या होती हैं, मिली क्यूब स्क्वायर, मिली क्यूब होते हैं, ठीक है। अब किससे क्या बोलते हैं, सभी क्यूब में ही होते हैं, ठीक है। क्यूब मिली क्यूब करके ऐसे होते हैं। अब इनको कैसे बोलेंगे, अभी सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी। क्यों बोला भाई, 5.5 मिलियन का मतलब कितना हुआ, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन 5.5 में कितना हो जाएगा, लगभग 55 लाख के आसपास। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, आरबीसी। 8 से 10,000 बहुत कम है ना। और प्लेटलेट्स, ये नंबर की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ ऐसा मत सोचना कि डब्ल्यूबीसी तो ज़्यादा थी प्लेटलेट्स से, तो यहाँ पे नंबर की बात। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसे नंबर नहीं है। एक्चुअली जैसे हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, ये नंबर कैसा होता है, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, क्यूब ही है ये, पता नहीं क्या है, ठीक है। इसके अंदर कितना अमाउंट ब्लड आता है, मतलब अगर मैं पूरा ब्लड लूँ तो उसमें से कितना कितना अमाउंट इसमें क्या क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखने को मिलेगा मुझे, आरबीसी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद सबसे कम क्या देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगी। डब्ल्यूबीसी सेल्स पर्टिकुलर है, मतलब वॉल्यूम तो ज़्यादा है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब जो हमने 1 मिली क्यूब लिया है उसमें सबसे ज़्यादा क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा आरबीसी। क्लियर हो गया इतना। तो सिंपल सा, आप इतना सारी चीज़ें पे ध्यान मत दीजिए, सिंपल सा ये बताइए कि 1 मिली क्यूब के अंदर, पर मिली क्यूब के अंदर कितना होता है, 5.5 मिलियन या 55 लाख भी बोल सकते हैं। और प्लेटलेट होती है 1.5 से 3 लाख के आसपास, और डब्ल्यूबीसी है हमारी 8 to 10,000 में। एक यही है डब्ल्यूबीसी जो थाउजेंड्स में होती है हमारे बॉडी में। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब और कुछ बात कर लेते हैं, और क्या है, ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। फंक्शन ऑफ ब्लड भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, फंक्शन ऑफ ब्लड भी यहीं पे। मैंने सोचा था वैसे लास्ट में बताऊँगा इसे, लेकिन फंक्शन ऑफ पहले सिंपल स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमको फंक्शन ऑफ ब्लड बताने के बाद फिर हम एक पर्टिकुलर जैसे आरबीसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आरबीसी क्या होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं पहले, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला फंक्शन क्या है ब्लड का, तो जब भी आपको फंक्शन ऑफ ब्लड आए, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या गलती करते हो, आप सीधे लिखने लग जाते हो कि क्या लिखना है। तो ब्लड के जब आपको फंक्शन याद करने हैं तो आप उनके 3 फंक्शन मेनली याद कीजिए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दूसरा क्या करता है, रेगुलेशन, और तीसरा क्या करता है, प्रोटेक्शन। क्या करता है, प्रोटेक्शन। अब कैसे कैसे करता है देख लेते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है भैया, जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी सॉरी हमने जो काम दे रखा है, अभी हम ब्लड की बात कर रहे हैं, पूरे होल ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर ही तो आपका ऑक्सीजन जाता है, ब्लड के अंदर ही तो आपके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ब्लड के अंदर ही तो आपके आयंस जाते हैं, ब्लड के अंदर ही तो आपके मिनरल्स जाते हैं, ब्लड के अंदर ही तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या जाते हैं? हॉर्मोन्स जाते हैं। हॉर्मोन्स पता है क्या होते हैं? नहीं पता तो लास्ट लेक्चर एंडोक्राइन का फर्स्ट पार्ट देखे पहले वीडियो में, ठीक है, वहाँ से नोट्स बनाएं, फिर पता चलेगा हार्मोन क्या होते हैं। अब हमने बोल दिया ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। अब रेगुलेशन क्या करता है फिर बताओ? रेगुलेशन का मतलब क्या है कि भैया हमारे बॉडी में सर्कुलेशन जरूरी है, ठीक है। सर्कुलेशन करने से क्या होता है? जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करता है, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेगुलेशन करता है कि क्या चीज़ चाहिए, कितनी चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट, जैसे अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो फिर क्या करेगा? जैसे उसको लगा कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो क्या करेगा भैया? ब्लड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। किसकी बात? प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन कैसे करेगा? तो इसी के अंदर हमने बोला था ब्लड के अंदर क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, पढ़ा था। एंटीबॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं भैया? जो भी एंटीजन आएगा उससे प्रिवेंट करेंगे। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में क्या होगा, चोट लग गई कहीं तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस से प्रिवेंट कौन करेगा? ब्लड लॉस से प्रिवेंट कौन करेगा? कैसे करता है? मतलब ब्लड ही कैसे करता है ब्लड लॉस से प्रिवेंट? ऐसे करता है क्योंकि इसमें कुछ पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्या पाए जाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट वाले में। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड को जैसे ही वो निकलता है तो उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, ये हमारे मेन फंक्शंस है। बहुत सारे फंक्शन है वैसे, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी कर रहा है, तो न्यूट्रिशन को आप अलग भी लिख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन तो इनका करता है, बॉडी को न्यूट्रिशन भी तो देता है, बॉडी के ग्रोथ में भी तो इंपॉर्टेंट है, बॉडी का जहाँ पे डैमेज होता है वहाँ पे भी तो सही करता है, कुछ प्रोटीन्स ले जाके देता है। तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मेन है 3 फंक्शन। इन्हीं फंक्शन से आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो मेन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि प्रोटेक्शन कैसे करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है, WBC बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, सारी चीज़ों को भेजता है, न्यूट्रिशन कैसे करता है, ग्रोथ कैसे करता है, तो सारी चीज़ें लिख सकते हो आप, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ये ब्लड सेल्स होते कहाँ पे हैं, ठीक है। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे बना रहा हूँ आपको। बहुत गलत, बहुत गलत। जैसा भी है, चलो इसको बोन समझ लेते हैं, ठीक है। अब बोन में यहाँ पे ये जो 2 रीज़न होते हैं, सपोज ये लॉन्ग बोन है, क्योंकि लॉन्ग बोन में ही ज़्यादातर क्या होता है, बोन मैरो होती है। ये जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में ये पार्ट हमारा, ये क्या कहलाता है? स्पॉन्जी पार्ट होता है। क्या होता है? स्पॉन्जी पार्ट। कॉम्पैक्ट वाला पार्ट कहाँ पे होता है? ये बीच में जो नली सी दिख रही है आपकी, हमारी बोन बीच से ऐसे होती है, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है, कैसा पार्ट है? ये हार्ड वाला पार्ट होता है तो ये बिल्कुल खोखला लेकिन कॉम्पैक्ट होता है। और ये बिल्कुल हार्ड तो है लेकिन यहाँ पे स्पंजी है वो, ठीक है, स्पंज के जैसा होता है। तो इस वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं क्या? रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। क्लियर हो गया? इसी रेड बोन मैरो से तीनों चीज़ बन जाती हैं हमारी। आरबीसी भी बन सकती है, डब्ल्यूबीसी भी बनती है और प्लेटलेट्स भी बनते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि ये फिर येलो बोन मैरो क्या करती है, ठीक है। येलो बोन मैरो वैसे मोस्टली हम देखते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है, और जब इमरजेंसी के टाइम पे ये चेंज हो जाती है, जैसे ये रेड बोन मैरो है, तो जैसे हमारी बॉडी से बहुत ब्लड लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड सेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है? ये येलो बोन मैरो, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। जो कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है इसको बोला जाता है येलो बोन मैरो। बीच वाला पार्ट क्या बोला जाता है? येलो बोन
मैरो, ठीक है। तो येलो बोन मैरो क्या करती है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में ये भी ब्लड सेल रेड ब्लड सेल में चेंज हो जाती है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल्स का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि ये क्या होगी, एक टाइप की रेड बोन मैरो ही बन गई, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने सिंपल कैसे कैसे फॉर्म होता है। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या बात कर सकते हैं, और अब हम बात करेंगे कि ये ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं, कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। क्या? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर अभी तक पढ़ाए हुए में से कोई भी आपके डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो। और इसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस, ठीक है। आज मैंने पूरा लिखने की कोशिश करी है, ठीक है, और ट्राई करूँगा कि थोड़ी स्पीड भी बढ़ाऊँ अपनी, लेकिन अभी मेरे को आदत ख़राब ना हो, इसके लिए थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है। तो हीमेटोपोइसिस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, कि कैसे रेड बोन मैरो से कैसे कैसे ब्लड सेल्स बनती हैं, फिर किससे क्या बनता है, कौन कौन से एंजाइम कहाँ से आते हैं, कैसे बनती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।